नाउ मूविंग ऑन टू, हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पिछले क्लास में लोकस के बारे में सीखा था उसके बेस्ट। एक सिंपल क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूंगा और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। सो क्वेश्चन इज कि a variable point P moves moving in Cartesian plane, it's such that it remains at 2 unit distance from point -1, 5। एक कोई पॉइंट है P, वेरिएबल पॉइंट है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है प्लेन में कि उसका डिस्टेंस हमेशा -1, 5 एक पॉइंट है उससे 2 यूनिट रहता है। मतलब एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। सोचो ना, -1, 5 से उसका डिस्टेंस हमेशा 2 यूनिट होना है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा जो है 2 यूनिट होना है। ये P है, मान लो H, K। तो इसका लोकस जो है वो क्या आएगा, लोकस ऑफ P क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल शेप क्या आएगा, तो एक सर्कल आएगा। और उस सर्कल का इक्वेशन कितना आएगा, इसका इक्वेशन कितना आएगा, ये तो समझ में आएगा कि सर्कल होगा। एक फिक्स्ड पॉइंट है -1, 5 और उसे 2 यूनिट डिस्टेंस पे ही हमेशा रहना P को। तो एक सर्कल पे मूव करेगा। कैसे सर्कल पे, जिसका सेंटर होगा -1, 5 और वो सर्कल का रेडियस 2 यूनिट होगा। तो कहीं पे भी P जाएगा इस पे, -1, 5 से हमेशा डिस्टेंस 2 यूनिट होगा। ये ज्योमेट्रिकल शेप आ गया। इक्वेशन क्या होगा इसका, तो देखो P को हमने H, K मान लिया। लेट P बी H, K, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में H के में रिलेशन निकालेंगे, यानी H+1 का स्क्वायर, K-5 का स्क्वायर। P ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस जो है 2 यूनिट के बराबर हो गया, यानी H+1 का स्क्वायर प्लस K-5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर। यानी लोकस क्या हो गया, थर्ड स्टेप में H को X से रिप्लेस कर दो, K को Y से रिप्लेस कर दो, ये आंसर आ गया। ये P का लोकस हो गया। ये जो इक्वेशन आया है बेसिकली ये सर्कल का इक्वेशन है। जिस सर्कल पे ये मूव कर रहा है ये पॉइंट, उस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चैप्टर आएगा सर्कल का, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सब चैप्टर है आगे, तो उसमें हम लोग ये और डिटेल में सीखेंगे। बट फॉर टाइम बिंग इतना समझ लो कि ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन इस P को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। एनीवे, तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड करना है लोकस ऑफ पॉइंट P, x, y है, डायरेक्ट x, y लिखा हुआ है, h, k नहीं है, डायरेक्ट है। ये Px, y जैसे लिखा, मतलब ये मूविंग पॉइंट है, सच दैट x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। तो और थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज अ पैरामीटर। तो जब आपको लोकस लिखना है तो लोकस में x और y के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है हमको इक्वेशन। इसमें x और y देखो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन है x y में, वो हमको फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, टू गेट इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट ऑल द पैरामीटर्स।
अब पैरामीटर्स कैसे एलिमिनेट होगा देखो, तो यहां से लिख देता हूं मैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर ऐड करता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर फाइनली वही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन है इसमें, समझ आ रहा है बात? तो ये जो है लोकस हो गया, लोकस ऑफ पी। तो लोकस में हम और क्वेश्चंस करेंगे और दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो लोकस का इक्वेशन क्या आ रहा है और दूसरा ज्योमेट्रिकल शेप क्या होगा। ठीक है, तो दोनों बातों का पैरेलली ध्यान रखेंगे लोकस में, और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल में। पैरामेट्रिक फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए आपको टेक्निक्स का जरूरत पड़ेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था जहां पे हम लोग थीटा को एलिमिनेट करना सीखे थे, तो वो सारे टेक्निक्स का जरूरत पड़ेगा जब हम लोग लोकस को डील कर रहे होंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, क्योंकि उसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल है पैरामीटर को एलिमिनेट करने का। जैसा पैरामीटर होगा उसके अकॉर्डिंग हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे इस पैरामीटर को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस करेंगे हम लोग लोकस पे बेस्ड बहुत सारा। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको सिंपल सा और करवा दूं कि फाइंड लोकस ऑफ एक पॉइंट है x, y सच दैट x इज इक्वल टू दिया हुआ है uh, 80 प्लस बी बाई टी एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 माइनस बी बाई टी। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया दे रहा हूं जहां पे t जो है आपका वो पैरामीटर है, t is basically some parameter, so and a b are constant। ये पैरामीटर्स या वेरिएबल नहीं बल्कि ये कोई कांस्टेंट है, t आपका पैरामीटर है। तो इसमें बहुत स्मार्टली t को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से सुनो। अगर x और y को ऐड कर देता हूं मैं, तो b बाई टी कैंसिल हो जाएगा, 280 मिल जाएगा। और अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ x माइनस वाई को, तो 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, साइन चेंज होगा ना, तो ये 2 टाइम्स b बाई टी आ जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ से थोड़ा स्मार्टली सोचो कि t कैसे एलिमिनेट होगा। तो अगर मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 280 इंटू टू बी बाई टी, ये t और t कैंसिल आउट हो जाएगा, t और t कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा 4ab के इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये फाइनली जो है सो लोकस आ गया। गॉट इट? सबको समझ में आया कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं लोकस? यस सर। वेरी नाइस। सो नाउ वी विल मूव इनटू स्ट्रेट लाइन चैप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना और इस चैप्टर में थोड़ा मेहनत करना।
फिजिक्स में आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। एनीवे, सो स्ट्रेट लाइंस आप समझ ही रहे हो, पहले भी आपने पढ़ा है क्लास 10 में कि एक्स प्लस डी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में कभी भी इक्वेशन लिखा हुआ रहेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, उसमें अगर लीनियर इक्वेशन है, मैक्सिमम डिग्री अगर 1 है, मैक्सिमम पावर माने 1 है, तो ऐसा इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आपने पढ़ा हुआ क्लास 10 में, तो बहुत नया कोई बात नहीं आपके लिए। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो मान लो अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स से दिस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लेट्स से मैं कंसिडर करता हूं एक ऐसा स्ट्रेट लाइन। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लिया, तो वाई एक्सिस को पी पॉइंट पे कट कर रहा है, और लेट्स से एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो लेट्स से, या उल्टा मान लो पी और क्यू। यहाँ लेट्स से पी है, ये पॉइंट मान लो क्यू है। तो इसमें मैं कुछ कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहला टर्म में डिफाइन करो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये कौन सा एंगल लेना है ये ध्यान में रहना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैं ये ले रहा हूं, ये एंगल जो है ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये थीटा। क्या करना है आपको, ध्यान ध्यान देना, हमेशा पेन रखोगे आप एक्स एक्सिस के पे और एंटी क्लॉक में घूमोगे लाइन के तरफ, ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगा। कभी भी आप पेन रखोगे एक्स एक्सिस पे सबसे पहले, और घूमना है एंटी क्लॉकवाइज में, इधर नहीं घूमोगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, इधर नहीं घूमोगे, घूमोगे एंटी क्लॉक में। इसको भी बोल सकते हो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये भी चलेगा। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए यू हैव टू कीप योर पेन ऑन एक्स एक्सिस, और आपको वहां से एंटी क्लॉक में घूमना है। ध्यान रहे एंटी क्लॉक में घूमोगे तो एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। गलती नहीं करना, इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं मानना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा उसके लिए आपको पेन रखना है एक्स एक्सिस पे और लाइन की तरफ घूमना है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। अच्छा मान लो अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन मैंने ले लिया ऐसा है, लेट्स से ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये लेट्स से L1 है, और ये लेट्स से लाइन L2 है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू θ1, इसको θ1 मान लो, और L2 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये लोगे आप, ना कि ये एंगल, गलत हो जाएगा क्योंकि ये हम क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं। ये एंगल लिया जा सकता है, ये भी ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, वो भी ठीक है। तो इसको लोगे आप ऑफ लाइन L2 is equal to θ2. So this is the first term. Angle of inclination, this is the first term. इसको ध्यान में रखना है। दूसरा जो चीज ध्यान में रखना है वो, अगर मैं लाइन L1 का बात करूं, तो इसके लिए किसी भी लाइन के लिए दो टर्म डिफाइन होता है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो लेट्स से ये L1 जो है ये पॉइंट लेट्स से 0,3 है, और लेट्स से ये पॉइंट जो है -5,0 है, फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन कर लो। तो एक्स इंटरसेप्ट जो है लाइन L1 का वो हो जाएगा -5,
और y इंटरसेप्ट जो है वो हो जाएगा 3। साइन के साथ में लेते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ये ध्यान रखना। x इंटरसेप्ट बेसिकली उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है जहां पे x एक्सिस को काटा है लाइन। पॉइंट P पे कट कर रहा है ना, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट हो गया, और जहां y एक्सिस को कट करेगा वहां का y कोऑर्डिनेट जो है वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, साइन के साथ में लेना, ये ध्यान रहे। सो बेसिकली x इंटरसेप्ट इज x कोऑर्डिनेट of point where line intersects x axis। Define by your own। तो ये दो बातें समझ में आ गई। तीसरा जो टर्म है वो है स्लोप। अभी मीनिंग पे मत जाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि स्लोप का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। तो वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको टाइम के साथ में। बट स्लोप क्या है, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप इज बेसिकली tan थीटा, और स्लोप को हम नॉर्मली एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। तो एम इज इक्वल टू tan थीटा बोल सकते हो। tan थीटा का जो वैल्यू है उसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका नाम हम लोग देते हैं स्लोप। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर थीटा है, जहां पे थीटा जो है where theta is equal to angle of inclination। सिंपल, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स है। अब देखो कुछ कुछ बातें समझ लो। लेट्स राइट वन इंपॉर्टेंट नोट। पहला, अगर कोई लाइन है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ये 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक हो सकता है, 0 से पाई तक हो सकता है। ठीक है, पाई पे ओपन इंटरवल है इसलिए क्योंकि अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो इसका, मान लो ऐसा स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ऐसा हुआ ये बढ़ते जाएगा। एक टाइम पे एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हो जाएगा तो 0 डिग्री ही लेते हैं, 180 डिग्री नहीं लेते हैं। इसलिए पाई पे जो है जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो एक्चुअल में आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इधर से ऐसे मानते तो 180 भी मान सकते हो, 0 भी मान सकते हो। तो 180 पे ओपन इंटरवल ही रखते हैं। जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 मानते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 से पाई के बीच में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, अगर थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा अगर एक्यूट है, थीटा माने क्या, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ऐसे लिख लो, लेट कर लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो इसमें जो स्लोप है आपका वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा तो एम यानी tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो एम का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल चले गया तो tan थीटा का वैल्यू, बेसिकली ये स्लोप बोल रहा हूं मैं। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्यूट है,
ऐसे स्ट्रेट लाइन के लिए, और सेकेंड वाला जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन के लिए। ये केस 1 मान लो, ये केस 2 मान लो, ये केस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये देखो 90 डिग्री से बड़ा हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये केस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अच्छा, केस 3 में अगर मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेट्स से अगर 0 डिग्री हो जाता है तो स्लोप जो है 0 हो जाएगा, और ऐसे केस में लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हो आप। दिस इज रिप्रेजेंटिंग केस 3। केस 4, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो स्लोप जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि tan 90 जो है वो इन्फिनिटी होता है, और ऐसे केस में लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर 90 डिग्री होना है तो लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल ही होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना आप, ये चारों केसेस को। टू फाइंड x and y intercepts, to find x intercept, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, आपको पुट करना होता है y is equal to 0, and to find y intercept you have to put x is equal to 0। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, उसका लॉजिक है, x इंटरसेप्ट हम निकालते हैं x एक्सिस पे, जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करता है, तो यहाँ पे y तो 0 ही ना होगा, समझ रहे हो बात। और y इंटरसेप्ट निकालते हैं हम लोग y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे x तो 0 ही ना होगा, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 कर देना है, और x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 कर देना है, ठीक है। इसको ध्यान में रख लो। तो जैसे मान लो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि, सिंपल क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2, P का कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है। इसका क्या क्या पता करना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहले बताना है कितना होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो कितना, सब लोग चैट बॉक्स में लिखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है इसका। एवरीवन राइट इन चैट बॉक्स। 30 डिग्री, वेरी नाइस। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्रीज। देन स्लोप बताओ कितना है, स्लोप कितना है इस लाइन का, स्लोप tan 30 निकालो, है ना, tan 30। स्लोप यानी एम इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज, दैट इज 1/√3, वेरी नाइस। देन थर्ड क्वेश्चन इज, इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है,
x intercept is -2, very nice, x intercept is -2। फोर्थ क्वेश्चन है, इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है? इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना आएगा? y इंटरसेप्ट 0 नहीं होगा। देखो ध्यान से इस ट्रायंगल को, ये तो 2 ही यूनिट हुआ ना। अच्छा इधर चला तो साइन ले लिया माइनस, लेकिन अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 2 ही यूनिट है ना, ये डिस्टेंस तो 2 ही यूनिट है ना, तो ये 2 यूनिट हो गया। ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये निकाल सकते हो कि नहीं? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, और tan 30 मैंने क्या 1/√3 इज इक्वल टू अननोन बाई 2, या अननोन का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/√3, यानी y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा बोलो? 2/√3। गुड उत्पल, 2√3 नहीं 2/√3 आएगा। उत्पल इज करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसका आंसर बताना। क्वेश्चन है कि फाइंड करना है x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन पहला 2x - 3y इज इक्वल टू 6 and second is 3x plus 4y plus 12 is equal to 0. So to find x intercept y को 0 पुट कर दो, तो जब ऐसा करोगे तो 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एंड टू फाइंड y इंटरसेप्ट यू पुट x इज इक्वल टू 0, सो -3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। मतलब जब आप y को 0 रख रहे हो, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का बहुत सिंपल टेक्निक होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन देखना है कि कैसा रहा होगा, तो आपने जब y को 0 किया तो x 3 आ गया, यानी 3,0 से पास कर रहा होगा। और फिर जब आपने x 0 रखा तो y -2 आ गया, यानी ये पॉइंट आ गया। y 0 होगा x एक्सिस पे और x 0 होगा y एक्सिस पे, इन दोनों पॉइंट से पास करना है लाइन को, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। हो गया, समझ आया बात? तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-2। सो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर बहुत क्विकली ड्रॉ करना हो तो एक बार x को 0 करो मन ही मन, तो y जो है -3 आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया 0,-3। और एक बार y को 0 करो तो x जो है -4 आ जाएगा, मान लो ये पॉइंट हो गया। और इन दोनों को ज्वाइन कर दो, जो स्ट्रेट लाइन आएगा है ना, वही स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये खुद से कर लेना। इफ प्रोडक्ट ऑफ x and y intercepts of a straight line is negative, then what can be possible value of its slope? A must be negative, A must be positive, A must be 0, and M is undefined.
एम इज अनडिफाइंड। क्या होगा चारों में से ऑप्शन, सोच के जरा बताओ। गिविंग यू 30 seconds टाइम। Utpal is saying m should be less than 0. Chaman is saying m should be greater than 0. Janvi is saying m should be less than 0. Saubhagya भी less than 0. Okay, let me see. देखो लाइंस जो है ना बेसिकली चार पोजीशंस में हो सकता है। या तो लाइन ऐसा हो, देखो दो बातें, चार बातें हो सकती है। या तो मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। पॉजिटिव साइड पे एक्स और वाई एक्सिस को कट करो, एक पोजीशन ये हो सकता है। दूसरा चांस ये हो सकता है कि एक्स को नेगेटिव, वाई को पॉजिटिव पे कट कर सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि एक्स को नेगेटिव, वाई को भी नेगेटिव पे कट कर सकता है। और चौथा केस ये हो सकता है कि एक्स को पॉजिटिव कट करे और वाई को नेगेटिव कट करे। यही चार केस हो सकता है। एक्स को भी पॉजिटिव पे कट करे, वाई को भी पॉजिटिव पे। तो इसमें देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी स्लोप लेस देन 0 हो जाएगा। थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 डिग्री से बड़ा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, यानी स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव। इसमें देखो एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है। थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, यानी स्लोप जो है वो पॉजिटिव। थर्ड केस में अगर आप देखते हो तो ये फिर से थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, यानी स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और इसमें देखो फिर से थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है ना। तो इस केस में स्लोप जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब चारों केस को एनालाइज करो, हमारे लिए कौन सा केस फेवरेबल है। एक्स और वाई इंटरसेक्ट का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इज नेगेटिव, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का साइन जो है वो अलग अलग होना चाहिए। तो ये हमारे लिए फेवरेबल केस नहीं है। एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे लिए फेवरेबल केस है, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, एक्स इंटरसेप्ट इज नेगेटिव एंड वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। ये भी हमारे लिए फेवरेबल केस नहीं है, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट ही नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारे लिए फेवरेबल केस है, क्योंकि इसमें एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। नाउ आप देखो दोनों ही केस में जो फेवरेबल है उसमें देखो कैसा स्लोप दिख रहा है। स्लोप क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो यानी बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक्स के पैरेलल होगा तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट, इन एक्स इंटरसेप्ट है ही नहीं, वाई इंटरसेप्ट खाली डिफाइंड है, तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, डिफाइंड नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये ध्यान में भी रखना, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों सेम होगा, अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट अगर दोनों का साइन सेम होगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होगा, और अगर दोनों का साइन ऑपोजिट होगा, है ना, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उस केस में एक्यूट होगा। यहां से नोट करके लिख लेना ऐसा।
सेम साइन का हो तो स्लोप नेगेटिव होगा, और एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट अगर ऑपोजिट साइन का हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा। Now let us come to next topic, equation of straight lines। शॉर्ट में लिख लो स्ट्रेट लाइंस को, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो हम देखेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल हो तब कैसे लिखते हैं इक्वेशन। तो मान लो एक हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन ले लिए, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है। आप देखोगे इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स्ड है, इस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो आप देखोगे इसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहा है। एक मूविंग पॉइंट का लोकस इन है स्ट्रेट लाइन, तो इस पे जो पॉइंट मूव करेगा, है ना, जो भी पॉइंट इस पे मूव कर रहा है उसका अगर लोकस फाइंड आउट करना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। तो मान लो अगर ये डिस्टेंस 2 यूनिट का है तो इस लाइन का इक्वेशन जो है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। सिमिलरली लेट्स से अगर एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं नीचे में इस तरीके से, और ये लेट से 3 यूनिट नीचे है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y इज इक्वल टू -3। दैट्स ऑल, गॉट इट। तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अगर दिया हुआ है तो ये समझ जाना ये ऐसा लाइन है जो x के पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y is equal to constant will be a line which will be parallel to x axis। और अगर दूसरे केस में लेट्स से हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें मान लो y एक्सिस के अगर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये डिस्टेंस मान लो हमने अगर कुछ फिक्स रखा है, ये डिस्टेंस मान लो 5 यूनिट है, तो इस लाइन का x कोऑर्डिनेट कभी नहीं इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे उसका x कोऑर्डिनेट कभी नहीं बदलेगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 5। सिमिलर वे में अगर कोई लेट्स से स्ट्रेट लाइन इधर है जो फॉर एग्जांपल मान लो इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पे इधर, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा
x इज इक्वल टू -2, सॉरी। तो अगर x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो y एक्सिस के पैरेलल है। लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होता है उसका x इंटरसेप्ट डिफाइंड नहीं होता है, x को कहीं कट ही नहीं करेगा ना, ठीक है। तो ऐसे लाइंस का x इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं करेगा, और y इंटरसेप्ट जो होता है वो डिफाइंड होता है। तीसरा पॉइंट, ऐसे लाइन का जो स्लोप होता है वो स्लोप होता है 0, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी लोगे आप 0। ठीक है, देन इधर पे आ जाओ, एक्स इंटरसेप्ट इसका डिफाइंड होगा, क्योंकि एक्स को कट करेगा, वाई के पैरेलल है, तो वाई के पैरेलल है तो वाई को कट नहीं करेगा, इसलिए वाई इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड। और ऐसे लाइन का स्लोप जो है वो इंफिनिटी हो जाता है, या अनडिफाइंड भी बोल सकते हो इसको। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिया, इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है पहला, फाइंड करना है इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन है y इंटरसेप्ट कितना होगा, तीसरा क्वेश्चन है स्लोप कितना होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, और इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो अगर एक रफ स्केच ड्रॉ करना होगा, कैसा दिखेगा ये? x is equal to 2 is a line parallel to y axis, और x कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा, किसके बराबर? -2 के बराबर। तो x कोऑर्डिनेट को अगर फिक्स रखना हमेशा -2, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आएगा, और ये जो डिस्टेंस है हमेशा 2 यूनिट रहेगा। ऑरिजिन से लेफ्ट में इसलिए -2 हो गया, ठीक है। तो ये कट कहाँ पे करेगा? -2, 0 पे ही कट करेगा। तो x इज इक्वल टू जो -2 दिख रहा है ना, यही x इंटरसेप्ट हो जाएगा, यही चीज जो है ना x इंटरसेप्ट हो जाएगा। सो x इंटरसेप्ट विल बी -2, y इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड। देखो ना, इस y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 करना होता था ना, तो इसमें अगर x को 0 करोगे तो क्या बचा? ये रॉन्ग आ जा रहा है ना, मतलब ये है कि y इंटरसेप्ट एक्चुअल में इसका डिफाइंड है ही नहीं, ठीक है। देन स्लोप कितना हो जाएगा? y एक्सिस के पैरेलल है, यानी स्लोप विल बी इंफिनिटी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी 90 डिग्री। सो सिमिलरली इस क्वेश्चन के लिए बताना, यही क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल है, दो लाइन्स होगा, आप इसको डायग्राम से थोड़ा फील भी कर लो।
एक लाइन है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 मतलब 2 यूनिट राइट साइड, ऐसा ही एक लाइन हो गया, x इज इक्वल टू 2 बेसिकली, और y इज इक्वल टू -3 है ये, तो y इज इक्वल टू जो -3 लाइन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो ये x इज इक्वल टू 3 हो गया, ये y इज इक्वल टू -3 हो गया, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट नीचे 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है, एक्स जो है वो 2 रह जाएगा और वाई जो है वो -3 हो जाएगा, तो ये पॉइंट जो है वो 2, -3 हो जाएगा। सिंपल है, x2 रह गया और y -3 हो गया, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, सिंपली बोलोगे -3। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ a line through या find find equation of a line through 3, -5 which is parallel to पहला x axis एंड दूसरा इज y एक्सिस। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बताना है जो x एक्सिस के पैरेलल है और 3, -5 से पास करता है। तो बच्चे 3, -5 एक पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पे 3, -5 एक पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, इससे पास करना है एक स्ट्रेट लाइन को और y एक्सिस के पैरेलल होना है। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो सोचो ना x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा हमेशा 3 यूनिट, और अगर दूसरा एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जो x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका y कोऑर्डिनेट देखो ना हमेशा ये रहेगा -5, तो y इज इक्वल टू -5 यूनिट। या ऐसे सोचो x एक्सिस के अगर पैरेलल एक लाइन लिखना है तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और ये कांस्टेंट कितना आएगा तो y कोऑर्डिनेट देखो -5 है तो -5 हो जाएगा ये। और y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन चाहिए तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी x इज इक्वल टू कांस्टेंट कितना तो 3 है ना, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया सिंपल। फाइंड करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -1, 2 which is perpendicular to x axis। अच्छा ये देखो जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा तो y के पैरेलल हो जाएगा। अगर x एक्सिस पे कुछ परपेंडिकुलर ले रहे हो आप तो ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल देखो y एक्सिस पे हो गया, तो x पे परपेंडिकुलर लोगे तो y के पैरेलल हो जाएगा, y के परपेंडिकुलर लोगे तो x पे अच्छा पैरेलल टू अगर y एक्सिस है यानी इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, या लिख सकते हो x + 1 इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से डील करना जब लाइंस x और y के पैरेलल होंगे, x एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल होंगे।
एक और लास्ट बात इसमें, जो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उसमें जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। सो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू 0, और जो हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए इसका जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 जो लाइन है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एंड y इज इक्वल टू 0 जो लाइन है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। Now let's come to second format, and that is point slope form। मतलब ये है कि आपको एक पॉइंट दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया रहेगा, उसके हेल्प से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है आपको। मान लो ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स या कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन आप अज्यूम कर लो इस तरीके से कुछ, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप लेट से दिया हुआ एम है। अच्छा एक और बात बता दूं मैं, ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसका जो स्लोप होता है वो कैसे फाइंड आउट करना है, ये ध्यान से देखो। मान लो ये जो है सो P और Q दो पॉइंट्स है दिया हुआ, P जो है सो x1 y1 है, और Q जो पॉइंट है वो है x2 y2। इस लाइन का हमको स्लोप पता करना है कितना है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूं तो ये जो एंगल हुआ वो इसी एंगल थीटा के बराबर होगा, करेक्ट। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दो पैरेलल लाइंस को, ये और ये एक पैरेलल लाइन समझ लो और ये एक ट्रांसवर्सल समझ लो, तो दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल में थीटा जो है उसके लिए tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा ही तो स्लोप होता है, तो ये स्लोप जो है, ये देखो क्वांटिटी क्या आ जाएगा, ये जो लेंथ है दैट इज बेसिकली y2 माइनस y1, एंड दिस लेंथ इज बेसिकली x2 माइनस x1। समझ आ रहा है बात? तो ये जो है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आ जाएगा। सो कोई भी अगर दो पॉइंट दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन पे तो उसका स्लोप जो है वो क्या लिखोगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज। तो अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो या फिर किसी भी तरीके स्लोप पता हो, मान लो इसका इस लाइन का स्लोप जो है वो दिया हुआ है कि m है, और ये लेट से पॉइंट P x1 y1 से पास कर रहा है, करेक्ट। इसका स्लोप m है और ये x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, तो बेसिकली हमको लोकस निकालना है। किस पॉइंट का लोकस निकालना है, उस पॉइंट का जो इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है।
तो हम इसका लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक रैंडमली कोई पॉइंट अज्यूम करेंगे पी एच कॉमा के, सच दैट ये पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, पॉइंट जो है इस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। तो अगर हम पॉइंट का लोकस निकाल दे, यानी ऐसा इक्वेशन निकाल दे जिसको फॉलो करके पॉइंट मूव कर रहा है, तो वो इक्वेशन इसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और क्या। ठीक है, तो क्या करना है ध्यान से सुनो। स्लोप जो है वो आ जाएगा k माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एच माइनस एक्स वन। दो पॉइंट के हेल्प से स्लोप अभी हमने निकाला ना, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई वन माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू भी कर सकते हो। तो y2 इसको समझ लो, x2 इसको समझ लो, y1 ये हो गया, x1 ये हो गया, इसको यूज करके y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन किए, ये क्वांटिटी स्लोप के बराबर होना चाहिए, चाहे h और k कहीं पे भी लाई करे। h और k फिक्स नहीं है, h और k वेरिएबल है, बदल बदल के अलग अलग जगह पे जाएगा इस स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन कहीं पे भी जाएगा तो उसके लिए k माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एच माइनस एक्स वन का वैल्यू हमेशा m के बराबर ही आना चाहिए। मीन्स k माइनस वाई वन विल बी इक्वल टू m इंटू एच माइनस एक्स वन, यानी लोकस क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, अगर ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो लोकस ऑफ p क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ p इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन पता करने के लिए h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से रिप्लेस कर दो, सो इक्वेशन विल बी y माइनस वाई वन m into x minus x1. So this is the required equation of straight line when this is an equation, और जब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ विल रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। गेटिंग इट? सो ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो जो पॉइंट सैटिस्फाई करेगा, जो x और जो y सैटिस्फाई करेगा, उन पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करते जाओगे, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, पूछा गया जैसे 1,3, इन सारे पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ पे और पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मीनिंग ये है इसका। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम तब लिखेंगे जब स्लोप दिया हो स्ट्रेट लाइन का और एक पॉइंट दिया हो उसी स्ट्रेट लाइन पे। एक और फॉर्मेट इसमें हम लोग करेंगे, इसको बोलते हैं, तीसरा फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं टू पॉइंट्स फॉर्म। तो इसमें बेसिकली स्लोप नहीं दिया हुआ रहेगा, दो पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा स्ट्रेट लाइन पे। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे दो पॉइंट नोन है, आपका x1 y1 नोन पॉइंट है एंड x2 y2 इज अनदर नोन पॉइंट। तो देखो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता किया जा सकता है ना, स्लोप कितना हो जाएगा y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जब आपने स्लोप पता कर लिया, नाउ यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाउ यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। इसके पहले जो भी हम सीखे कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ, एक पॉइंट में आप x1 y1 को भी कंसिडर कर सकते हो, x2 y2 को भी कंसिडर कर सकते हो, तो कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो और ये जो आपने स्लोप फाइंड आउट किया इसको कंसिडर कर लो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस, अगर इस पॉइंट को कंसिडर करते हो तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे m जो है वो है आपका y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, या इसी स्ट्रेट लाइन को ऐसा भी लिख सकते हो y माइनस वाई टू इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू। इस पे बेस्ड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल मूव फर्दर। फाइंड करना आपको इक्वेशन ऑफ
straight line making 30 degree with positive y-axis in anti-clockwise. And passing through -1, 3. एक स्ट्रेट लाइन है जो -1, 3 से पास कर रहा है और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कैसा डायग्राम बनेगा थोड़ा समझते हैं इसको। -1, 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पे ऐसा पॉइंट रहा होगा, करेक्ट। एंड इससे एक लाइन पास कर रहा है -1, 3 से। 1 सेकेंड। इससे एक स्ट्रेट लाइन आपका पास कर रहा है एंड स्ट्रेट लाइन 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है। वन सेकेंड, हाँ इधर देखो, स्ट्रेट लाइन 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है किसके साथ? पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। तो देखो इस स्ट्रेट लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? स्ट्रेट लाइन आप स्ट्रेट लाइन देखो, या तो आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो या इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। दोनों में कौन सा स्ट्रेट लाइन फिट बैठेगा इसमें? देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ हाँ जी देखो, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। मतलब देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब हुआ जहां पे भी लाइन कट कर रहा है ना, उसके ऊपर का पार्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन हो गया और नीचे का पार्ट हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे समझना इसको। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन से 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉक में। ये एंटी क्लॉक सेंस हुआ, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। समझ रहे हो? अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन रहता तो ये 30 डिग्री एक्यूट एंगल पॉसिबल है। समझ आ रहा है बात? सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो दो पॉसिबल स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो देखो इसमें 30 डिग्री पॉसिबिलिटी है ये बनने का, लेकिन इस वाले में जो सेकेंड वाला स्ट्रेट लाइन है, ऐसा जो स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं मैं, इसमें पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है बेसिकली। ये एंगल बोलो या ये एंगल बोलो, तो ये एंगल जो है, ये एंगल फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, और ये 30 डिग्री नहीं होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ये डायग्राम को आप रिमूव कर दो। ठीक है, तो थोड़ा सा और ढंग से बना लेते हैं डायग्राम। तो कुछ इसी तरीके का स्ट्रेट लाइन रहेगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन रहा होगा। तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आ जाएगा? ये 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये एंगल बेसिकली 30 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा और ढंग से बनाएंगे डायग्राम, गंदा हो जा रहा है ये। इस तरीके से कुछ रहा होगा स्ट्रेट लाइन, और ये 30 डिग्री है। इधर कहीं पे पॉइंट रहा होगा, लेट्स से -1, 3।
ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का मतलब है कि जहां पे कट किया उसके ऊपर का पोर्शन से लेना है ना। तो ये चीज हो गया। देखो हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से मतलब है, यानी हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल समहाउ हमको पता करना है। तो ये जो एंगल है ये हो गया 60 डिग्री, इस छोटे से ट्रायंगल में ये 90, एक एंगल 30, तो दूसरा ट्रायंगल का एंगल 60 हो जाएगा। और ये दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, यानी ये एंगल अपना 120 डिग्री आ जाएगा। यानी हमारा जो स्लोप हो गया दैट इज tan 120 डिग्री। इसको लिखा जा सकता है tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, करेक्ट ना। तो ये हो जाएगा माइनस tan 60 डिग्री के इक्वल, यानी स्लोप हो जाएगा -√3। स्लोप आ गया -√3 और पॉइंट दिया हुआ है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, यानी y माइनस y1 का मतलब हो गया 3, स्लोप का मतलब हो गया -√3, x माइनस x1 का मतलब हो गया -1, यानी y माइनस 3 इज इक्वल टू -√3 इंटू एक्स प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो या इतना ही छोड़ दो। यस उत्पल बोलो क्या हुआ। सर ऊपर जो सर डायग्राम बना है उसमें y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में y का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, सॉरी। y का वैल्यू पॉजिटिव था, रुको रुको रुको, ये पॉइंट ऐसे कर दो, मैं पॉइंट कुछ और लेना चाह रहा था। 1 सेकेंड, पॉइंट को 1,-3 कर दो। ठीक ठीक ठीक, तो डायग्राम बदल जाएगा। अगर -1,3 लेंगे ना तो इधर आ जाएगा ये। तो या तो फिर ऐसा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या तो ऐसा स्ट्रेट लाइन। एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज में एंगल ये ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ऐसे केस में। 1,-3 कर लो, सॉरी, तो यहाँ पे भी बदल जाएगा ना। और ये उल्टा पुल्टा लिख दिया था क्या मैं, अरे ये पूरा उल्टा लिख दिया मैं, सॉरी, रुको 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 रुको। y माइनस y1 था ना, तो ये y माइनस -3 हो जाएगा यहाँ पे, -√3 x माइनस 1। अच्छा ये कैलकुलेशन में पूरा उल्टा पुल्टा लिख दिया, ठीक है ठीक है। स्लोप इज -√3 x माइनस 1, ठीक है। फाइंड करना आपको, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, find equation of line passing through -1,3 and 5,6। इन दो पॉइंट से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी 6 - 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस -1, तो ये आ गया 3/6, दैट इज 1/2। और इक्वेशन लिख सकते हो आप, इस वाले पॉइंट के हेल्प से लिखोगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स प्लस 1। x माइनस x1 करोगे, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, -1 में माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो देखो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, सबको एक साइड लेके जाओ तो x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। या अगर दूसरे वाले के हेल्प से लिखते इक्वेशन को, तो इस पॉइंट के हेल्प से, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू आता हाफ
इंटू एक्स माइनस 5। देखते क्या ये इक्वेशन भी सेम आएगा या अलग आएगा। आना तो चाहिए सेम। सबको आरएचएस में लेके जाओ, एक्स माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 फिर से आ गया। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट के हेल्प से लिखो, आंसर चेंज नहीं होगा। देखो अगर 3 या ज्यादा पॉइंट, 3 और मोर पॉइंट्स, फोर 3 और मोर कोलिनियर पॉइंट्स किसी के हेल्प से भी स्लोप निकालोगे। कोलिनियर पॉइंट्स मान लो a1 से an तक है, ये सारे कोलिनियर पॉइंट्स है लेट्स से। तो किसी के हेल्प से भी, किसी भी दो पॉइंट के हेल्प से स्लोप निकालोगे, अगर ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है तो सेमी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो चेंज होगा नहीं, तो सब इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर ये लेट्स से 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, तो आप ए बी के हेल्प से स्लोप निकालो या बी सी के हेल्प से स्लोप निकालो, ये सेम आएगा। तो कोलिनियरिटी प्रूव करने का सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो यही होता है। कोलिनियरिटी प्रूव करने का पहले भी मेथड हम लोगों ने सीखा था डिस्टेंस फार्मूला से, एरिया ऑफ ट्रायंगल से, बट द बेस्ट मेथड इज दिस वन। जैसे आर दिस पॉइंट्स कोलिनियर, और पॉइंट्स दिया हुआ है p कॉमा क्यू, p प्लस क्यू कॉमा 0 एंड p माइनस क्यू कॉमा 2q। पता करना कि क्या कोलिनियर है। इसके हेल्प से स्लोप कितना आएगा देखो, तो 0 माइनस क्यू बाई पी प्लस क्यू माइनस पी, सो माइनस क्यू बाई पी और पी कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट, क्यू यानी आ जाएगा -1। ठीक है, फिर इन दोनों के हेल्प से स्लोप निकालो, देखो कितना आता है। तो 2q माइनस 0 डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू माइनस पी प्लस क्यू, यानी ये जो है आ जाएगा 2q और p और p कैंसिल आउट बाई -2q, यानी यहां से भी -1 आ गया। दोनों से स्लोप इक्वल आया, इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर। अगर अलग अलग स्लोप आता तो क्या पता चलता, ये पता चलता कि दोनों जो है अगर अलग अलग आता तो फिर ये होता कि तीनों पॉइंट्स जो वो कोलिनियर नहीं है। अच्छा मान लो ऐसे दिया हुआ है कि, अच्छा एक बात यहाँ ये ध्यान में रखना, अगर ये ए बी सी डी 4 पॉइंट है, इसके हेल्प से स्लोप निकाले और इसके हेल्प से स्लोप निकाले, इक्वल आ गया, तो ये मत बोलना चारों कोलिनियर है। ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल होगा बस। हाँ, इसमें अगर ये भी कनेक्टेड रहे कि बी सी का भी स्लोप सेम आ रहा है, तब जो है BC का भी स्लोप अगर सेम आ रहा है, तब ये ए बी सी और डी ये सब जो है एक ही लाइन पे आ जाएगा। तो ये दोनों का स्लोप सेम होने से सिर्फ ये हुआ कि ये AB लाइन और CD लाइन पैरेलल है, ABCD कोलिनियर नहीं है। बट AB का स्लोप, BC का स्लोप और CD का स्लोप अगर तीनों इक्वल है तो ABCD कोलिनियर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। एनीवे
अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड p so that 1 comma p और p minus 1 comma 2 and टू p plus 1 comma 0 आर कोलिनियर। ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इसके हेल्प से क्या करोगे, 2 माइनस पी डिवाइडेड बाई पी माइनस वन, इसके हेल्प से स्लोप आ गया, और इन दोनों के हेल्प से स्लोप आ जाएगा कितना, 0 माइनस टू डिवाइडेड बाई 2p प्लस 1 माइनस p माइनस 1, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये 2 माइनस पी बाई पी माइनस टू, ये आ गया -1 के इक्वल, और ये -2 बाई 2p माइनस पी, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा p प्लस 2, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा -p माइनस टू इज इक्वल टू -2 माइनस p इज इक्वल टू 0, यानी p इज इक्वल टू अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। लेट्स कम टू थर्ड टाइप, ये फोर्थ फॉर्मेट ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो जो फोर्थ फॉर्मेट है स्ट्रेट लाइन का, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें y इंटरसेप्ट आपका दिया हुआ रहता है, लेट y इंटरसेप्ट इज c, ये मान लो है y इंटरसेप्ट c दिया हुआ है, यानी ऐसा समझ लो एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से मान लो, और ये 0 कॉमा c से पास कर रहा है, cy इंटरसेप्ट दिया हुआ है, और स्लोप मान लो गिवन है इसका m, तो अगर cy इंटरसेप्ट है तो पॉइंट फिर से एक मिल ही ना गया 0 कॉमा c, है कि नहीं, तो इक्वेशन फिर से कितना हो जाएगा, y माइनस वाई वन दैट इज c, स्लोप इंटू x माइनस x1 दैट इज 0, y माइनस c इज इक्वल टू mx, या यहां से बोल सकते हो आप y इज इक्वल टू mx प्लस c। समझ आ गया बात, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जहां स्लोप पता है लाइन का और y इंटरसेप्ट पता है। Find equation of straight line having angle of inclination is equal to 45 degree and y intercept is equal to -3, y इंटरसेप्ट -3 है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री, सो थीटा हो गया 45 डिग्री यानी tan थीटा, स्लोप जो है वो हो गया 1,
और c का वैल्यू हो गया -3। इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी y इज इक्वल टू m के जगह 1 पुट कर दो और c के जगह -3 पुट कर दो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 जो है वो इक्वेशन हो गया। ये हो गया आपका फोर्थ फॉर्मेट। फिफ्थ फॉर्मेट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। सो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दोनों इंटरसेप्ट दिया रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट भी। लेट करो एक्स इंटरसेप्ट ए दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट आपका बी दिया हुआ है, तो आपको फिर से 2 पॉइंट पता चल गया। एक पॉइंट पता चल गया आपको 0,b वाई इंटरसेप्ट के लिए, और एक पॉइंट पता चल गया a,0 एक्स इंटरसेप्ट के लिए। तो 2 पॉइंट्स तो मिल ही गया। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हो गया y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस ए। अच्छा ये ध्यान रखना, इसके y कोऑर्डिनेट में अगर इसका y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किए तो x कोऑर्डिनेट का भी ऑर्डर वैसे ही रखोगे। y2 माइनस y1 के तो नीचे में x2 माइनस x1 ही करना है, ना कि x1 माइनस x2। मतलब ऊपर में ऐसे नहीं करना b माइनस 0 कर दिए, b माइनस 0 और नीचे में कर दिए a माइनस 0, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये काम नहीं करना। नाउ तो यहां से आ गया ये माइनस b बाई ए, और कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो और इक्वेशन लिख लो इस फॉर्मेट में, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y1 के जगह कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लो, मान लो ये पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं, तो y माइनस बी इज इक्वल टू स्लोप इंटू, स्लोप के जगह पे कितना लिखोगे आप, माइनस बी बाई ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस एक्स वन की जगह हो गया 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो ए वाई माइनस ए बी विल बी इक्वल टू माइनस बी एक्स, यानी एक साइड ले जाओ तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी। दोनों साइड ए बी से आप डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। तो जब आप ए बी से डिवाइड करोगे तो बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी। तो यहां से आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे याद रखना है, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जब दोनों इंटरसेप्ट दिया रहेगा तब उस केस में ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा। सो दिस इज फिफ्थ फॉर्मेट। लेट्स सी सम प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन है कि a straight line it's such that its intercept between axes is bisected at point -1, 3. Find its equation. देखो इधर एक स्ट्रेट लाइन है और उसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब हो गया
एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट तो समझा दिया। सिंपल इंटरसेप्ट का मतलब होता है पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और बिटवीन एक्सिस का मतलब समझ ही रहे हो, एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है स्ट्रेट लाइन का, एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है स्ट्रेट लाइन का, लेट्स से ये पी और ये क्यू, तो पी क्यू का मिड पॉइंट जो है वो दिया हुआ -1,3। ये पी क्यू बाइसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट पे, -1,3 पॉइंट पे। ये -1,3 पॉइंट पे ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्सिस, वो बाइसेक्ट हो रहा है। यानी अगर इसको एम मानो तो एम जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है कितना होगा। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मान लो पी और क्यू का हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है, पी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए इसको मान सकते हो a,0, और क्यू चूंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए इसको मान सकते हो 0,b, जहां ए एक्स इंटरसेप्ट हो गया और बी जो है वाई इंटरसेप्ट हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाओगे तो a + 0/2 जो है p का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस q का एक्स कोऑर्डिनेट बाई 2, n का एक्स कोऑर्डिनेट यानी -1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर -2 आ जाएगा। सिमिलरली 0 + b/2 लगाओगे तो ये आ जाएगा 3 के बराबर, यानी b यहाँ से 6 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा, x/a + y/b = 1, that is x/-2 + y/6 = 1। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे फिर। कभी ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज ट्राइसेक्टेड एट P, और ये पॉइंट दे दिया लेट्स से 1,2। इसका मीनिंग क्या, कभी ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से रहा होगा, और 1,2 एक पॉइंट है। दो केस हो सकता है, ट्राइसेक्शन का मतलब है रेशियो होगा 2:1 का। ट्राइसेक्शन का मतलब होगा रेशियो 2:1 होगा, या ऐसा हो सकता है कि 1:2 हो रेशियो, इधर 2 हो इधर 1 हो। तो ये दो पॉसिबली केस आ सकता है। ये दो केस पॉसिबल हो सकता है। समझ आ रहा है बात, या तो रेशियो 1:2 हो या 2:1 हो सकता है ट्राइसेक्शन का। बट अगर ऐसा लिखा हुआ है इंटरसेप्ट ऑफ लाइन is divided in ratio, लेट्स से लिखा हुआ 3:2 at point 1,2 मान लो। तो आइडियली बाय कन्वेंशन आपको क्या करना है, वन कॉमा टू मान लो ये पॉइंट है, और 3:2 रेशियो रखना है। तो ये 3 जो है एक्स के साइड, और 2 जो है ये 2 उसको वाई के साइड। आइडियली ऐसे रखोगे आप, ठीक है। या फिर इसमें भी दो केस बना सकते हैं। अगर मोर देन वन आंसर है तो दो केस बना सकते हो, इसमें भी सिमिलर 2:3 या 3:2। बट ज्यादा एक्यूरेट क्या है, ज्यादा सही क्या है,
कन्वेंशनली, है ना, आइडियली हम 3:2 रेशियो जो है वो x के साइड इज टू y के साइड रखेंगे, ना कि y के साइड इज टू x के साइड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। आइडियली किसी किसी बुक में ऐसा भी आपको मिल सकता है कि इसमें भी दो केस बनाया हो, 3:2 है या 2:3। बट अगर ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकालना हो तो हम x के साइड आइडियली 3 रखेंगे और y के साइड 2। हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें डिबेटेबल टॉपिक है ये, but still we will follow this convention. So let's come to the next format, and sixth is फाइव हो गया ना। So sixth is देखो इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है और हमने ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस स्ट्रेट लाइन पे, और परपेंडिकुलर का लेंथ लेट से p है, और ये जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। लेट्स ड्रॉ डायग्राम दोबारा से न्यूटन पे। तो यहां से आपने ऑरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये अगर O है और ये पॉइंट लेट से P है और इसका लेंथ स्मॉल p से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो OP इज नॉर्मल फ्रॉम ऑरिजिन टू लाइन। और इसका लेंथ है लेट OP इज इक्वल टू P यूनिट दिया हुआ है, और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर इस ट्रायंगल में हम देखें और ट्रिग्नोमेट्री सिंपल लगाए, ट्रिग्नोमेट्री अगर सिंपल लगाए तो कॉस अल्फा का वैल्यू, अगर ये पॉइंट लेट से A है और ये पॉइंट लेट से B है, तो कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा OP बाई OA, बेस बाई हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा P बाई OA, यानी OA का वैल्यू यहां से आ जाएगा P बाई कॉस अल्फा। करेक्ट। सिमिलरली देखो ये जो एंगल हुआ ये 90 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। करेक्ट। तो ये जो एंगल है दोबारा से ये अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है ना। ये 90 डिग्री है पूरा, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो दूसरा ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये जो एंगल है फिर से अल्फा हो जाएगा। तो सेकेंड वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप दोबारा से अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड OB, so you can apply sin alpha. Sin alpha will be equal to
इस वाले ट्रायंगल में, तो साइन अल्फा विल बी ओपी बाई ओबी, और ओपी का लेंथ जो है वो पी यूनिट है, और ओबी का लेंथ नहीं पता, तो ओबी का लेंथ जो है वो पी बाई साइन अल्फा आ जाएगा। अब देखो ये हमारा OA जो है वो एक्स इंटरसेप्ट हो गया, और OB जो है वो वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा, x बाई एक्स इंटरसेप्ट दैट इज p बाई कॉस अल्फा प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट दैट इज p बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x कॉस अल्फा बाई p plus y sin alpha by p will be equal to 1, and if you further simplify it, this will be x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. So this is equation of straight line in normal form. ये जो एंगल अल्फा लेना है इसका ट्रेंड क्या है इसको समझ लो थोड़ा सा। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ हुआ तो ये एंगल अल्फा है, और मान लो अगर स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा दिया हुआ है और यहाँ से आप 90 डिग्री ड्रॉ किए, तो ये पूरा एंगल अल्फा कंसीडर करोगे आप, ना कि ये छोटा सा एंगल। अल्फा किसको कंसीडर करना है ये समझ लो। मान लो अगर आपने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और इस यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये पूरा एंगल जो है उसको अल्फा कंसीडर करोगे।